हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिवांश गौड़ और स्वागत है आपका मेरा चैनल पे जिसका नाम है बायोलॉजिकल। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ऑस्मोसिस क्या होता है ऑस्मोसिस, उसकी पूरी डेफिनेशन को समझा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, अब आज के वीडियो में हम लोग सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट जिसने नहीं भी देखा हो वो अभी जाए, इस आई बटन को क्लिक कर ले और अभी जाके पहले फर्स्ट पार्ट देख लो, ताकि ये सेकंड पार्ट पूरा देखने के बाद आपको पूरा ऑस्मोसिस क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट सी द फर्स्ट पार्ट और उसके बाद इस पार्ट को आके देख लेना, ठीक है। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लो, क्योंकि और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं। तो देखिए, आज के वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे, आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि क्या होती है टॉनिसिटी, क्या होती है एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस, और इसके बाद ये भी देखेंगे कि क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल। इतना हम लोग आज के वीडियो में कवर करेंगे, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स एक एक करके सब क्लियर हो जाएं। तो देखिए, हम लोगों ने लास्ट टर्न पे यहीं पे छोड़ा था, लोगों ने लास्ट वीडियो में यहीं पे देखा था कि क्या होती है टॉनिसिटी। टॉनिसिटी बेसिकली होता है कंसंट्रेशन को डिफाइन करने का तरीका इन बायोलॉजिकल टर्म्स। जब हम लोग केमिस्ट्री में जब किसी भी केमिकल सोल्यूशन की जब हमें कंसंट्रेशन बतानी होती है, वी हैव डिफरेंट टर्म्स, हमारे पास डिफरेंट टर्म्स होते हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं, मास परसेंटेज, हम लोग अलग अलग तरीके से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन डिफाइन कर सकते हैं। मोलैरिटी, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं। बट जब हम लोग बायोलॉजी में बात करते हैं किसी भी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन की, तो हम लोग उसको डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ टॉनिसिटी। उसको हम लोग किसमें डिफाइन करते हैं? टॉनिसिटी में। तो बेसिकली टॉनिसिटी क्या होता है? इट इज concentration ऑफ solute इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी ज्यादा है ये बताती है क्या? टॉनिसिटी। अब हमारे पास तीन टर्म्स आते हैं इसमें बेसिकली ज़्यादातर हम लोग दो टर्म्स पढ़ते हैं, बट तीन टर्म्स आते हैं। एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटॉनिक। हाइपरटॉनिक का मतलब क्या होता है? दैट द सॉल्यूट कंसंट्रेशन में जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो हम लोग हाइपरटॉनिक। हाइपर का मतलब ही क्या होता है? ज़्यादा। टॉनिक मीन्स टॉनिसिटी क्या डिफाइन करती है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज मोर इन सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज मोर इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, ऐसे हम लोग सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपरटॉनिक। फिर एक और टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटॉनिक। हाइपोटॉनिक का मतलब क्या होता है? हाइपो मीन्स लो, तो हाइपोटॉनिक मतलब सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन कम है। सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज लेस इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरा टर्म। और फिर एक और टर्म आता है आइसोटॉनिक। देखिए, ये तीनों ही टर्म जब होते हैं ना, इनको जब हम डिफाइन करते हैं ना, हाइपरटॉनिक जब हम बोलेंगे तो किसी ना किसी दूसरे सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में ही बोलेंगे, ठीक है ना। या तो हमारे पास रिस्पेक्ट में क्या होगा? दूसरा कोई सोल्यूशन होगा या फिर प्योर वाटर होगा, उसके टर्म में ही हम लोग बोलते हैं। हम लोग विद रिस्पेक्ट टू, ये कंपैरिजन में होता है, क्योंकि आपको ये एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन तो बता नहीं रहा है। जैसे मास पर यूनिट वॉल्यूम या मास पर यूनिट मास आपको क्या बताता है? आपको एक एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन का क्या बताता है? एक वैल्यू बताता है, क्वांटिटी बताता है। बट हाइपरटॉनिक कोई क्वांटिटी नहीं बता रहा है, तो आपको क्या पता कैसे हाइपरटॉनिक हम बोल सकते हैं उसको? तो हम लोग क्या करते हैं, हम किसी दूसरे सोल्यूशन से उसको कंपेयर करते हैं, और उसकी अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो हम लोग उसको हाइपरटॉनिक बोलते हैं और दूसरे वाले को हाइपोटॉनिक बोलते हैं। इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये सारा सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? विद रिस्पेक्ट टू दी अदर सोल्यूशन। ये ध्यान रखिएगा कि वी आर टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू दी अदर सोल्यूशन। वो अदर सोल्यूशन क्या है वो अभी हम लोग देखेंगे, पर दिस इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू दी अदर सोल्यूशन। तो आइसोटॉनिक की जब हम लोग बात करते हैं, सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल।
तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट विल बी इक्वल विद रिस्पेक्ट टू द अदर सोल्यूशन। दूसरा सोल्यूशन और इस वाले सोल्यूशन जिसको हम लोग दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों की सल्यूट की कंसेंट्रेशन या ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है ये भी हम लोग देखेंगे। तो इन तीनों टर्म को अब हम लोग चलो प्रैक्टिकली देखते हैं कि होता कैसे है, क्या होता है। चलो भाई जल्दी से देखते हैं। और हम लोग विद रिस्पेक्ट टू सेल बात करेंगे। अब हम लोग किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, हम लोग विद रिस्पेक्ट टू सेल बात करेंगे। तो देखो भाई होता क्या है, एक केस हम लोग यहां पे ले लेते हैं। फर्स्ट केस अ सेल, हम लोगों ने कोई सेल लिया है, अ सेल इज केप्ट इन अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अगर आपसे इस तरीके की एक कंडीशन दी जाती है, सेल इज केप्ट इन अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ठीक है, तो हम लोग पहली कंडीशन ले लेते हैं, अ सेल इज केप्ट इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ये है हमारा पहला केस, ठीक है। तो हम लोगों ने एक, मान लीजिए बीकर ले लिया है, ठीक है, इसमें हम लोगों ने एक सेल ले लिया है, हमारे पास ये एक सेल है, ठीक है ना, एंड इट इज केप्ट इन अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हम लोग किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, हमने क्या बोला था, हमेशा विद रिस्पेक्ट टू अदर सोल्यूशन होगा। अब हम लोग यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू द सेल सैप। सेल के अंदर जो सेल सैप प्रेजेंट है उसके रिस्पेक्ट में वी आर नाउ टॉकिंग, ठीक है। तो हम लोग कह रहे हैं कि जो बाहर वाला सोल्यूशन है, जिस सोल्यूशन में हमने इस सेल को रखा है, वो कैसा है, हाइपरटोनिक है। मतलब क्या है कि बाहर वाले सोल्यूशन में सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू इनसाइड द सेल with respect to inside the cell, because now we are talking with respect to cell. So hypertonic with respect to what? Hypertonic with respect to cell. तो बाहर का सोल्यूशन अगर हाइपरटोनिक है with respect to cell, तो इसका मतलब क्या हो गया, जाहिर सी बात हो गई कि बाहर वाले सोल्यूशन में सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सॉल्वेंट की कम है विद रिस्पेक्ट टू सेल। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा कि जो बाहर वाला सोल्यूशन है जिसमें हमने इस सेल को डाला है वो हाइपरटोनिक है, और हाइपर वाला क्या बताता है, सल्यूट की कंसंट्रेशन बताता है, सॉल्वेंट की नहीं बताता है, ठीक है ना। तो उसने क्या बोला कि सल्यूट की कंसंट्रेशन बाहर वाले सोल्यूशन में ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू सेल। तो जाहिर सी बात है कि बाहर सॉल्वेंट कम है विद रिस्पेक्ट टू सेल। तो सॉल्वेंट कहाँ ज़्यादा है, सेल के अंदर ज़्यादा है, ठीक है ना। सॉल्वेंट यहाँ पे किसकी बात हो रही है, वाटर। हम लोगों ने ऑस्मोसिस में क्या है, जनरलाइज कर लिया कि सॉल्वेंट की जब भी बात हो रही होगी तो हम लोग किसकी बात कर रहे होंगे, वाटर की बात कर रहे होंगे। तो अभी वाटर कंटेंट ऑफ सेल इज मोर एज कंपेयर टू द वाटर कंटेंट ऑफ दिस सोल्यूशन जिसमें हमने सेल को डाला है। और हम लोगों ने ऑस्मोसिस में क्या पढ़ा था, दैट द वाटर और द सॉल्वेंट विल मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। वो अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन के रीजन पे जाएंगे, या फिर वाटर अपनी ज़्यादा केमिकल पोटेंशियल वाले रीजन से अपने लो केमिकल पोटेंशियल वाले रीजन पे जाएगा। तो वाटर जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पे उसका केमिकल पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। तो वाटर विल मूव आउटसाइड दिस सेल, वाटर और द सॉल्वेंट विल मूव आउटसाइड दिस सेल, ये सेल से बाहर आना शुरू कर देगा। व्हेन द सेल इज केप्ट इन अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन, एक्सॉस्मोसिस टेक प्लेस। क्यों? क्योंकि अभी वाटर क्या कर रहा है, वो सेल के बाहर मूव कर रहा है, और हम लोग सब कुछ विद रिस्पेक्ट टू सेल ही बात कर रहे हैं। तो वाटर अगर सेल के बाहर जा रहा है, एग्जिट हो रही है, तो क्या हो रहा है, एक्सॉस्मोसिस। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, एक्सॉस्मोसिस। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एकदम क्लियर हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है ना। क्योंकि हमने सेल को किस में रखा है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा है। और इसी के साथ साथ हम लोग एक और केस ले लेते हैं। द सेकेंड केस, हमारा सेकेंड केस है, द सेल इज केप्ट इन अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन। सेल इज kept in hypotonic solution, ठीक है। हमने सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दिया, तो एग्जैक्ट वही चीज़ें बना लेते हैं। एक हमारे पास बीकर है, एक हमारे पास सेल है, और हमने इसको ऐसे सोल्यूशन में रखा है जो कि हाइपोटोनिक है। अगेन विद रिस्पेक्ट टू किसके होगा, किसके रिस्पेक्ट में होगा, सेल के रिस्पेक्ट में होगा। अगर सेल के रिस्पेक्ट में वो हाइपोटोनिक है, इसका मतलब क्या हो गया कि बाहर वाले सोल्यूशन में जिसमें ये सेल रखा हुआ है वो अगर हाइपोटोनिक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन कम है विद रिस्पेक्ट टू अगेन
सेल। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू अगेन सेल, ठीक है ना। तो अगर वाटर की कंटेंट बाहर ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है, अगर ध्यान से सुनना, अगर वाटर की कंटेंट बाहर वाले सोल्यूशन में ज़्यादा है और अंदर वाले सेल सैप में कम है, तो वाटर विल मूव अगेन फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन और हायर केमिकल पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन और लोअर केमिकल पोटेंशियल। सो द वाटर विल नाउ स्टार्ट मूविंग इनवर्ड्स, सेल के अंदर जाना शुरू कर देगा, ठीक है ना। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एंडोस्मोसिस, क्योंकि अभी वाटर कहाँ जा रहा है, इनसाइड दिस सेल, एंडोस्मोसिस, ठीक है ना। अब जल्दी से एक चीज़ और देख लो इसमें, जब ये वाटर कंटेंट इस सेल से बाहर मूव कर रहा है, एक्सोस्मोसिस हो रही है, तो सेल का शेप कैसा होगा, और फूल जाएगा कि पिचक जाएगा। आप खुद ही इमेजिन करो, वाटर जो प्रेजेंट था सेल सैप के अंदर, जो वाटर था वो बाहर निकल गया है, सेल से बाहर निकल गया, तो सेल क्या हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा। तो एक्सोस्मोसिस होती है और सेल की कंडीशन कैसी होती है, फ्लैसिड। सेल कंडीशन कैसी हो जाती है, फ्लैसिड, ठीक है ना। जबकि एंडोस्मोसिस में क्या होता है, इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, बाहर वाले सोल्यूशन से सेल के अंदर मूव करने लगता है वाटर कंटेंट, जिससे सेल की शेप और कैसी हो जाती है, फूलती जाती है, स्वेल अप करती जाती है, एंड दिस स्वेल्ड अप कंडीशन इज नोन एज टर्जिड कंडीशन। दिस स्वेल्ड अप कंडीशन इज नोन एज टर्जिड कंडीशन। अब अच्छा, इन दोनों के बीच की जो हम लोगों ने तीसरी वाली चीज देखी थी वो क्या थी कि आइसोटोनिक। देखो वर्ड आइसो कहीं पे भी लगता है ना, ध्यान देना, आइसो कहीं पे भी लगता है ना, आइसो, ठीक है ना, इसका मतलब होता है सेम। आइसो मीन्स सेम, जैसे छोटी क्लास में पढ़ते हो ना आइसोथर्मल, है ना। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, सेम टेम्परेचर, या आइसोबार्स, आइसोटोप्स, ठीक है ना। तो आइसो हम लोगों ने वर्ड क्यों लगाया है कि ये बताना चाहते हैं कि सेम है। अभी आइसो के आगे टॉनिक लगा दिया, मतलब क्या हो गया कि टॉनिसिटी सेम है, मतलब क्या है, सॉलिड की कंसंट्रेशन सेम है। तो जब दोनों ही तरफ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सेम है तो सॉल्वेंट की भी कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। जब कंसंट्रेशन में डिफरेंसेस है ही नहीं, दोनों सोल्यूशन में, दोनों सेल सैप और बाहर के सोल्यूशन में कंसंट्रेशन एकदम सेम है, तो फिर वाटर का नेट मूवमेंट क्या होता है, जीरो होता है। देयर इज नो नेट मूवमेंट, मतलब क्या होता है, नेट मूवमेंट जीरो होता है। ऐसा नहीं होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करना बंद कर देते हैं। ये जो इक्विलिब्रियम अचीव होता है, ये हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं होता है। कैसा इक्विलिब्रियम होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जितने वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर जा रहे होंगे, थ्योरेटिकली उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स सेल के बाहर आ रहे होंगे। तो देयर इज नो नेट मूवमेंट। अरे 10 बाहर से अंदर आए तो अंदर से 10 बाहर चले गए, तो नेट मूवमेंट 10 प्लस माइनस 10 0, ठीक है ना। तो देयर इज नो नेट मूवमेंट, नेट मूवमेंट नहीं होता है। तो एक हमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव होता है, किसमें, आइसोटोनिक कंडीशन में। और उसमें सेल की शेप ना तो फ्लैसिड होती है ना ही टर्जिड होती है, सेल का शेप एज इट इज रहती है। तो ये तो 3 कंडीशंस हम लोगों ने इसमें पढ़ ली।